friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is our fourth module on Read It Right. Read It Right is a module which helps students to understand how to read the article, how to read a paragraph in the competitive examination. दोस्तों, competitive examinations are always asking you paragraph from some of the important newspaper, journals, editorial articles, ठीक है, and then it becomes very difficult for us to understand कि exactly वो argument का flow कैसे जा रहा है, ठीक है, what is the main argument, ठीक है, what are the premises, what is the conclusion, ठीक है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार हम उन सब चीज़ों पे जाते नहीं हैं. हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में उस टॉपिक के बारे में जो विचार होते हैं, उन विचार को हम समझते हैं, ठीक है, बट वी डोंट लुक इट फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसमें क्या फ्लॉ है, वो हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते. एंड दैट्स वेयर you can say the training by ProTalent helps you. दोस्तों, ProTalent ensures that you are getting training in a right way. Okay, so the training is more important. The method of training is also very important so that we can achieve right goal. Okay, so दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए. But however, as we discussed about earlier, that look, this is what we are trying to understand from the editorial discussion. We are learning the art of reading in a right way. Yes, you heard it right. Art of reading in a right way. So we identify what is the argument, what are the assumptions, what is the flaw in the argument, okay, is there any important GK matter or not. So with every module I give you questions also to, you can say, write इन द कमेंट बॉक्स. सो मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूं जहां पे आप इसके ऊपर काम कर सके. साथ में आप और मैं साथ में मिलकर हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो हियर कम्स very important topic which is called essentially flawed. This is 17th March का article coming in the Hindu, and this is related to Karnataka High Court judgment on hijab. So देश में दो, you can say, ग्रुप, दो, वी कैन से, डिवीजन हो चुके. एक ग्रुप बोलता है कि हिजाब पे बैन किया, विच इज गुड, ठीक है. एक दूसरा ग्रुप बोलता है कि नहीं, ये हिजाब पे जो बैन किया, विच इज राइट. ओके, ठीक है. सो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि क्या मतलब हिजाब के ऊपर जो बैन हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ. दोस्तों, जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं, उसको अगर मैं बता दूं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसकी शुरुआत हुई कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट से. उडुपी से आपने खाने पीने की चीज़ें सुनी होगी, उडुपी डोसा करके आपने बहुत बार सुना होगा. सो ये उडुपी से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है. जनरली इट स्टार्टेड बाई सम अराउंड दिसंबर 2021, जनवरी 2022, ठीक है, जहाँ पे यू कैन से हिजाब पहनी हुई लड़कियों को स्कूल कॉलेज में एंट्री देने से मना कर दिया, क्लास में एंट्री देने से मना कर दिया. नाउ द गर्ल्स प्रोटेस्टेड कि नहीं, हमें तो हिजाब पहन के आएंगे और हमें क्लास में भी एंट्री चाहिए, ठीक है. तो 5 फरवरी 2022 कर्नाटका गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट एन ऑर्डर अंडर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983. उस एक्ट के द्वारा 5 फरवरी को एक ऑर्डर आता है दैट यूनिफॉर्म इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, और बगैर यूनिफॉर्म वाले लोगों को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. इस तरीके का ऑर्डर आ चुका, ठीक है. नाउ देन द प्रोटेस्ट स्टार्टेड, ठीक है. तो करीबन 8 फरवरी को गर्ल्स हु आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है ना, उन्होंने कोर्ट में जाकर उन्होंने हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन दाखिल करी. क्या पिटीशन दाखिल करी? रीट पिटीशन. यू मे वंडर व्हाट इज अ रीट पिटीशन. रीट पिटीशन इज अ पिटीशन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट. ओके, रीट पिटीशन इज प्राइमरली टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट. ओके, सो अगर इन फ्यूचर आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32, and you can go to directly High Court under Article number 226 of Indian Constitution. These girls went to High Court, Karnataka High Court, under Article number 226, saying that hijab is our right, हमें वो मिलना चाहिए, ठीक है. So
ये लोग वहाँ पे पहुँचे। 9 फरवरी से 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहती है। 25 फरवरी तक इनसे से हाई कोर्ट की सुनवाई चलती है। हाई कोर्ट रिजर्व्स देयर जजमेंट ऑन 25th ऑफ फरवरी एंड देन दे आर गिविंग जजमेंट ऑन 15th ऑफ मार्च। ठीक है, 15 मार्च को हाई कोर्ट अपना इनसे फैसला सुनाता है। और ये जो फैसला सुनाता है, ठीक है, तो काफ़ी इनसे बड़े परेशानियां हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे इंडिया में एक बड़ा सा इनसे मॉन्यूमेंटल जजमेंट कहा जाए वैसे सिचुएशन पे बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करें हिजाब। हिजाब का मतलब होता है कि स्कार्फ, हेड कवरिंग स्कार्फ। ओके, इट इज नॉट बुरखा, इट इज नॉट नकाब, ठीक है, इट इज नॉट खिमर, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस हिजाब। आई बिलीव सबको अभी तक तो पता चल ही चुका होगा, बट जस्ट टू इंश्योर कि गलती ना हो इसकी वजह से मैंने बताया कि हिजाब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा आर्टिकल। आप क्या कर सकते हैं, हिंदू पेपर में से इसको पढ़ सकते हैं या यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड। ये सनो, ठीक है। चलिए अब हम इसको साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ होगा, कहाँ पे ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है, कहाँ पे ऑथर फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे ऑथर इन्फ्रेंस देने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। दोस्तों, फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट, ठीक है, is what we are interested in developing our capability with respect to some reading material, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की बातें हैं और वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आप अच्छी तरीके से डेवलप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये समझने की कोशिश है। चलिए ग्रेट। कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द बैन। रिमेंबर द वर्ड अपहोल्ड। अपहोल्ड करना, दैट इज टू सपोर्ट। ओके दोस्तों, ये समझिए हमारे डेमोक्रेसी में 3 पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है टू लेजिस्लेट, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी का काम है टू अपहोल्ड द लॉ, विच मीन्स टू प्रोटेक्ट द लॉ। ठीक है, सो यहाँ पे जो बैन से कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगाया था, ठीक है, उस बैन को हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, मतलब सपोर्ट किया। ऑन वियरिंग ऑफ हैंड स्कार्फ्स बाय स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स। पहली लाइन में ऑथर क्लियर कट बोल देते हैं कि ये रॉन्ग है। ये ऑथर ने अपना ओपिनियन जारी कर दिया पहली ही लाइन में, ठीक है, कि भाई मेरे मुताबिक ये रॉन्ग है, ऐसा ऑथर ने बोल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं मैनी लेवल्स, कौन कौन से लेवल पे, पहले, दूसरे, तीसरे। ऐसा पैराग्राफ में तो लिखा नहीं था, बट व्हेन आई एम रीडिंग इट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जब इन्होंने बोला द मैनर इन विच दे आर डूइंग दिस, द कोर्ट फेल्ड टू डू दिस, ऐसा करके जो पॉइंट है मैंने उसको नंबर में लगा दिया। तो इन्होंने 3 लेवल बताए कि कौन से 3 लेवल में ये से हैंड स्कार्फ्स का जो बैन करके रखा था गवर्नमेंट ने, उसको जब हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उस अपहोल्ड में कौन से लेवल पे उन्होंने गलतियां करी। पहला, द मैनर इन विच इट फ्रेम द क्वेश्चंस। सो कहां गलती करी, उन्होंने क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करे। बिल्कुल, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस फ्रेम करे थे, ठीक है, उन क्वेश्चन पे उन्होंने, मतलब ऑथर बोलते हैं कि वो गलत क्वेश्चंस फ्रेम करे थे। द मैनर इन विच इट फ्रेम द क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रोवर्सी ओवर मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स वेयरिंग हिजाब अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस रेस करे थे, किसने, कोर्ट ने। कोर्ट जब भी कोई केस पकड़ेगा उसमें वो क्वेश्चन रेस करेगा, ये सनो, और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। तो जो क्वेश्चन उन्होंने रेस करे, ठीक है, विच अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच यू कैन से रिड्यूसेस the principles, the values, it goes against the principles and the values which are provided by the constitution. Is that comfortable for everyone? That's the first way the court went wrong. That's what the author says. Second, the court failed to examine whether wearing of the hijab in addition to the prescribed uniform, ठीक है, the court failed to examine whether the wearing of hijab, ठीक है, we can say was a ground to refuse entry into school or college. ठीक है, सो कोई बंदे ने यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहना है, ठीक है ना, बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर। ठीक है, अगर उन्होंने यूनिफॉर्म का जो कलर है वही यूनिफॉर्म के कलर का अगर हिजाब पहना है, ठीक है, क्या दैट कैन बी अ ग्राउंड टू रिफ्यूज
एंट्री इनटू द स्कूल और कॉलेज, कोर्ट ने यह मुद्दा नहीं उठाया, कोर्ट ने इस मुद्दे पे बात ही नहीं करी, कोर्ट फेल टू एग्जामिन, नोट डाउन दिस, ठीक है। नंबर 3, द बेंच एग्जामिन वर्सेस फ्रॉम कुरान टू डिसएग्री विद द स्टूडेंट्स क्लेम दैट वियरिंग हिजाब वाज एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो उन्होंने बोला कि बेंच ने, जो 3 जज की बेंच बैठी थी, उन 3 जज की बेंच ने एक ऐसे कुरान के वर्सेस को आइडेंटिफाई करा और उन्होंने बोला कि हम स्टूडेंट के जो क्लेम है उसके साथ अग्री नहीं करते कि ये हिजाब पहना इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। देयरफॉर इट वाज एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि वो अगर एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसको प्रोटेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, ये सुनो, ठीक है। बट इज दैट द रियल इश्यू? क्या उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया, क्या वो सही में वही मुद्दा है? ठीक है, ये सवाल पूछा जिसका आंसर ऑलरेडी ऑथर दे चुका है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है कि ये रियल इश्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो उन्होंने बैन को अपहोल्ड किया वो उन्होंने गलत किया, और गलत अलग अलग लेवल पे हो गया। एक तो पहला क्वेश्चन पूछा, उसी में गलती हो गई, सही क्वेश्चन लाया नहीं। नंबर 2, ठीक है, कोर्ट उस तरीके से एग्जामिन करने से फेल हो चुका कि क्या यूनिफॉर्म पहना हो और फिर हिजाब पहना हो, ठीक है, सेम कलर का, तो क्या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। एंड नंबर 3, ठीक है, कोर्ट ने जिस फोकस पे काम किया, आर्टिकल नंबर 25, ठीक है, और देखा कि क्या वो कैसे फंडामेंटल राइट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन करे कि ना करे। उन्होंने बोला गलत बात, उन्होंने क्वेश्चन ही गलत उठाया, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, ठीक है। द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ, अब इसको डिस्क्राइब किया, 3 जगह पे गलती बता दी। अब कोर्ट ने कहां पे एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया। द कोर्ट रिजेक्टेड the argument in favor of reasonable accommodation, by which, now what is the meaning of this reasonable accommodation is defined here. So exam में जब आरसी आएगा या लॉजिकल रीजनिंग आएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा which of the following could be termed as a reasonable accommodation, ठीक है, और what are the essential ingredient of reasonable accommodation, ठीक है। Let us understand what is reasonable accommodation, because when they say by which, ठीक है, बाई विच बोलने का मतलब उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। बाई विच अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी में अलाउ द क्लासरूम टू रिफ्लेक्ट सोशल डाइवर्सिटी विदाउट अंडरमाइनिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। सो व्हाट इज रीजनेबल एकोमोडेशन, ठीक है। कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया, ठीक है। द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन, ठीक है। रीजनेबल एकोमोडेशन क्या है? रीजनेबल एकोमोडेशन ये बोलता है कि अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं विदाउट अंडरमाइनिंग सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कि हम स्टूडेंट्स के अंदर इक्वालिटी की भावना रखना चाहते हैं। इक्वालिटी की भावना आएगी कहाँ से? यूनिफॉर्म से आएगी। अगर सब लोग एक यूनिफॉर्म पहनेंगे वहाँ से ये सेंस ऑफ इक्वालिटी आएगी, ये सुनो। सो अगर सेंस ऑफ इक्वालिटी है तो उसके द्वारा जो सोशल डाइवर्सिटी अगर कोई रिफ्लेक्ट करना चाहता है उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। वो रिड्यूस करेंगे मतलब दिखना क्या चाहिए? प्लूरल सोसाइटी इज फोकसिंग ऑन equality among students. Apparel norms may be needed in the qualified public spaces such as school. कोर्ट ये भी बोलता है कि भैया एपरल नॉर्म्स होने चाहिए, पब्लिक स्पेसेस में होते हैं तो एपरल नॉर्म, क्या कपड़े पहनते हैं उसके नॉर्म तो होने चाहिए। बट अब यहां पे ऑथर कोर्ट के मुताबिक अग्री तो नहीं करेगा, बट देयर इज नो रीजन टू नॉट एकोमोडेट चॉइस ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग that does not interfere with the prescribed uniform. प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म के अलावा कोई एडिशनल क्लोथिंग कोई पहनता है और वो कोई तरीके से कोई चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इट इज इनोक्यूअस, इट इज हार्मलेस, ठीक है, एंड इट इज नॉट इंटरफियरिंग इन एनी अदर फॉर्म, तो क्या उसको एकोमोडेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट था कि प्लूरल सोसाइटी में हमें यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी बंदा अपने धर्म को अलग तरीके से डिटेक्ट न करे, अलग तरीके से शो न करे, अलग तरीके से एक्सप्लिसिटली दिखाए नहीं। दोस्तों ऐसा फ्रांस में है। फ्रांस का सेक्युलरिज्म, ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस का सेक्युलरिज्म इज नोन एज
यू कैन से लाइसिटी, क्या वर्ड है उसका, लाइसिटी. इन फ्रांस सेक्युलरिज्म comes with a word called laicity. जैसे इंडिया में हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म, वहां पे भी वही वर्ड है सेक्युलरिज्म, बट उसके लिए वर्ड है लाइसिटी. व्हाट डज द लाइसिटी मीन? लाइसिटी इन फ्रांस says anyone who is coming in the public domain, anyone who is working in the government offices, anyone who comes in the public spaces will not display any religious, you can say, kind of symbol, not even a cross, नॉट इवन अ टर्बन, नॉट इवन अ टीका, नॉट इवन लाल धागा. ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा. ये सुनो, तो फ्रांस बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हो और यूनिफॉर्म के अलावा आपने एक और क्लोथिंग लगाई है, ठीक है, दैट क्लोथिंग इज नॉट इंटरफियरिंग विद योर प्रिस्क्राइब्ड, यू कैन से, यूनिफॉर्म, तो क्या उसको अलाउ नहीं करना चाहिए? तो ऑब्वियसली ऑथर यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में नेगेटिव जा रहा है और बोल रहा है कि गलत है, इन्होंने जो किया है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो बोला है वो गलत है. In rejecting argument based on freedom of conscience, so there are two ways the author is rejecting argument. One argument they are rejecting is which is in the favor of reasonable accommodation. और कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था रीजनेबल एकोमोडेशन, कि सब लोगों को एक कॉमन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उस कॉमन यूनिफॉर्म के दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम प्लूरल सोसाइटी है. ठीक है, तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि मान लेते हैं प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म के अलावा जाना नहीं चाहिए, पर यूनिफॉर्म के साथ कोई एडिशनल क्लोथिंग होता है और अगर वो किसी को इंटरफियर करता नहीं है, ठीक है, तो गलत, मतलब उसको पहनने में क्या गलती है. ठीक है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड बाय द ऑथर. ठीक है, इन रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के बेसिस के ऊपर आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट करी थी. कोर्ट साइटेड द एब्सेंस ऑफ इलेबोरेशन इन प्लीडिंग्स. जो प्लीडिंग्स आई कोर्ट के सामने उसमें कोई इलेबोरेशन नहीं था. द जजमेंट्स एम्फेसिस ऑन द यूनिफॉर्म एज एन इनवायोलेबल सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड होमोजेनिटी सिम्स टू बी ओवरवेल्म any contention in favor of any sort of accommodation. Now this is a big argument. Let us understand that the judgment's emphasis on uniform as an inviolable symbol of equality and homogeneity. How does court view the uniform and how does the author view the hijab? Okay, let us see this. The author views hijab as, you can say, something in consonance with uniform, something which resonate with the uniform. It is an additional clothing, but it is not interfering with anything. How does court view, you can say, uniform? Court views uniform as a symbol of equality and homogeneity. Court मानती है कि uniform is all about equality, everyone is equal and homogeneous होना चाहिए, सब लोग सेम दिखने चाहिए. ठीक है, okay, so court का ये argument about uniform seems to have overwhelmed any contention in favor of any sort of accommodation. ठीक है, so it is basically कोई भी तरीके का, अगर हम accommodation के बारे में बात करें कि थोड़ी सी भी कोई भी और चीज को अगर हम ऐड करें, ठीक है, नॉर्मल यूनिफॉर्म के ऊपर, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कोर्ट मान रहा है. Another question to raise is whether it was at all necessary to invoke the essential practice test in this case. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, पहला रिजेक्शन, मतलब ये सेकंड पॉइंट समझ आया. तीसरा, ठीक है, तीसरा ऑथर के मुताबिक है कि इन्होंने एसेंशियल प्रैक्टिस का टेस्ट तो निकालना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, इट इज इफ समथिंग इज इग्रेजियसली रिलीजियस. लुक एट द वर्ड इग्रेजियस. इग्रेजियस में रूट वर्ड है ग्रेग. ग्रेग माने क्राउड. ओके, वहां से वर्ड निकलता है सेग्रीगेट, एग्रीगेट. ओके, व्हाट इज सेग्रीगेट? सेग्रीगेट इज अलग अलग क्राउड में डिवाइड करना. एग्रीगेट सबको एक साथ इकट्ठा करना. उसके ऊपर से एक और वर्ड निकलता है ग्रिगेरियस. एनी पर्सन who is a gregarious person, who is very sociable person, who loves to be in the crowd. Okay, so from there the word is called egregious. Egregious का मतलब होता है out of crowd. Okay, out of crowd, something which is very weird, something which is not going on with the system, something which is not going on with the large number of people. So यहाँ पे बोला if something is egregiously religious, something which is, you can say, contradictory to religious, it is more likely to be kept out of the campus. ठीक है, सही बात है. अगर कोई भी चीज रिलीजन के मुताबिक egregious होगी उसको तो बाहर रखेंगे. If
uniformity and eliminating any sense of separateness are hallowed goals. ठीक है, ओके. अगर हम यूनिफॉर्मिटी, अगर ये गोल रखते हैं, एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस ये गोल रखते हैं, हेलोड गोल है ना. हेलोड का क्या मतलब हुआ? समथिंग विच इज मतलब टू बी प्रोटेक्टेड इन एनी वे. ठीक है, समथिंग विच इज टू बी प्रोटेक्टेड इन एनी वे. सैक्रोसेंक्ट. ठीक है, समथिंग विच इज सो पवित्र. ठीक है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो. बराबर है. तो अगर ठीक है कोई एग्रेजियसली रिलीजियस है, ठीक है, तो उसको कैंपस में से बाहर लगाया जाएगा. अगर ठीक है हमारे गोल होंगे यूनिफॉर्मिटी, है ना, इक्वालिटी, द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एंटरिंग इनटू दिस थियोलॉजिकल डोमेन. ठीक है, तो ये मैटर को तो हम थियोलॉजिकल डोमेन में घुसे बगैर भी थियोलॉजिकल, थियो मीन्स रिलीजियन. ओके, वहां से वर्ड आता है थियोलॉजिकल, रिलीजियन बेस्ड. वहां से एक और वर्ड आता है थियोक्रेसी, दैट इज रिलीजियन रूलिंग. ओके, सो थियोलॉजिकल डोमेन में अगर अपन एंटर हो रहे हैं, थियोलॉजिकल डोमेन में एंटर होते हैं, तो ये पक्का गलत हो जाता. तो कोर्ट को यहाँ पे घुसना ही नहीं चाहिए था. ऑथर ये बोल रहे हैं. ठीक है, द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एंटरिंग इनटू द थियोलॉजिकल डोमेन. द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट itself is a pointless exercise. ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है. इट इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज, होनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, एज द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नियरली अनअटेनेबल स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इट. ठीक है भैया, ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, वो अनअटेनेबल प्रपोजिशन है. क्या चीज को आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बोलोगे? ठीक है, कि क्या हिजाब जो पहनता है, ठीक है, वो पवित्र माना जाएगा, और जो हिजाब नहीं पहनता है वो अपवित्र माना जाएगा, उसने पाप किया ऐसा माना जाएगा. जो टर्बन पहनता है सिख, ठीक है, वो पवित्र माना जाएगा. जो टर्बन नहीं पहनता है वो अपवित्र माना जाएगा. ठीक है, जो हिंदू में टीका लगाता है वो पवित्र माना जाएगा और बाकी लोग अपवित्र. ऐसा मतलब पता नहीं क्या एसेंशियल पार्ट है ना. ऑथर के मुताबिक इट इज एन अनअटेनेबल स्टैंडर्ड, समथिंग विच कैन नेवर बी अचीव्ड. When something which can never be achieved, then keeping such kind of exercise will become pointless. That is what the author says. Yes or no? ठीक है. However, we have to understand कि रिलीजियन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर देना, पॉलिटिकली कलर लगा देना, ठीक है, लोगों को डिवीजन करवा देना, ठीक है, वो गलत बात है. ठीक है, कि भाई वो लड़कियां पढ़ना आना चाहती है, ठीक है, वो पढ़ रही है, ठीक है, उनको अगर टीचर ने बोल दिया कि ठीक है भैया तुम स्कार्फ नहीं पहनना, ठीक है, तुम मास्क पहनना, ठीक है, मास्क तो कंपलसरी है ही वैसे कोरोना काल के अंदर, ठीक है, तो क्या उनको पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए या उनको रिलीजियस के मुताबिक जो उनको लग रहा है कि मेरा अधिकार वायलेट हो रहा है उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था. हावेवर जो एक बड़ा लेकिन से रिलीजियस एंगल पे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो ऑथर के मुद्दे भी कुछ हद तक सही है. समथिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ओनली इफ इट्स एब्सेंस और रिमूवल हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ. उसी को तो एसेंशियल बोलेंगे. ये सुनो कि पूरा का पूरा रिलीजन ही उस बंदे से अगर निकल जाएगा, अगर वो ऐसा कुछ करेगा, जैसे हिंदू धर्म में एक जमाने में होता था कि अगर आपने समुंदर क्रॉस किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आपने नॉनवेज खाना खा लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज. ऑथर बोलता है ये तो अनअटेनेबल है. सेव फॉर फ्यू फंडामेंटल्स नो रिलीजियस प्रैक्टिस विल एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटिनी. कुछ ही फंडामेंटल्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस इस स्क्रूटिनी में, इस कंडीशन को फुलफिल कभी नहीं कर पाएगी. इट वुड बी फार बेटर इफ द क्लेम फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन is tested against the constitutional values, not on the religious, you can say, kind of standard called essential religious practice, but it should be tested on equality, dignity, privacy, subject to health and public order. ये करना चाहिए. बात तो सही है.
ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आर्टिकल नंबर 25 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ यू कैन से रिलीजन है, विच इज टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस यू कैन से रिलीजन है आपका, उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. रादर इट शुड बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ कि क्या ये इक्वालिटी के मुताबिक बराबर है, क्या वो डिग्निटी, प्राइवेसी और हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर के मुताबिक सही है कि नहीं. इन एनी केस द एसेंशियलिटी टेस्ट शुड बी जेटिसन, जिसको फेंक देना चाहिए, जेटिसन कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. मतलब आप प्लेन में जा रहे हो, प्लेन में से उसको फेंक देना चाहिए फॉर एवर, इफ ओनली because it theoretically allows some defining theological concepts to override all else. ठीक है, ऑथर का आर्ग्यूमेंट बहुत तगड़ा है, इसको फेंक देना चाहिए. क्यों? क्योंकि कुछ यू कैन से थियोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, थियोरेटिकली ऐसा बोलता है कि आपको, ठीक है, बाकी सब चीजों के ऊपर वो थियोलॉजिकल कंसेप्ट ओवरराइड करेंगे. ठीक है, मतलब जो धर्म में लिखा है वो बाकी सब चीज, इक्वालिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर चला जाना चाहिए. ऐसा धर्म बोलता है तो गलत है, ऐसा ऑथर का बोलना है. व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? एबोरेंट इज हेटफुल. टू एबोर is to hate, okay, which is direct opposite of love. Okay, so what is hateful to constitutional principles will remain so irrespective of what is considered essential to the religion. ठीक है भैया, कोई चीज essential to religion है या नहीं, that is not material. Important point is, what is important is कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के खिलाफ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के खिलाफ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के खिलाफ ही है. ठीक है, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट एंड नॉट बिकॉज रिलीजियंस आर इंपॉर्टेंट. ऑथर गिव्स अ वेरी बिग आर्ग्यूमेंट. ऑथर सेज लोगों की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, नहीं के रिलीजियन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फ्रीडम उनको बोलता है कि स्कार्फ पहनना इज एक्सेप्टेबल, इट हैज टू बी अप्रूव्ड. दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. सो ऑथर इज डायरेक्टली going against the, I can say, argument or the judgment of the Karnataka High Court. So the tone of the author is clearly refusing है, ठीक है, clearly criticizing है to, you can say, judgment of the High Court. ठीक है, is not agreeing to it. Okay, not agreeing to this. This is how the, you can say, opinion is. So what is the flow of the argument? How the argument flows? So argument starts with a very clear cut, you can say, a conclusion saying that, sorry, not conclusion, argument starts with author's opinion saying that it is wrong, the judgment is wrong. It starts with an opinion and it gives 3 grounds on which it is wrong, and then author goes on and, you can say, countering, rejecting the High Court's argument on 2 points. One, reasonable accommodation. High Court gave an argument that it is a reasonable accommodation in a plural society we are living. So in a plural society when we are living, we must not allow any such kind of symbolism to come out. So he says कि लो, that's not really okay, है ना, क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो अगर कोई भी ऐसा सिंबल नॉन इंटरफियरिंग है उसको अलाउ करना चाहिए. एंड इफ इट इज अ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 के मुताबिक बात हो रही है. कोर्ट ने बोला आर्टिकल नंबर 25 के मुताबिक इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. सो ऑथर का बोलना है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नाम का पॉइंट ही नहीं होना चाहिए. रादर द पॉइंट हैज टू बी व्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, डिग्निटी, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ऑथर इन दोनों के ऊपर अपने काउंटर पॉइंट लगाता है और फिर फाइनली ऑथर कंक्लूजन देता है that freedom is more important, ठीक है, than the religion itself. Okay, so this is the flow of the argument. I hope it is very clear. Great. So दोस्तों, जब आपको ये समझ आया, ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आपके ऊपर, आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, serious students will write this answer in the comment box. What are the questions? Question number 1. What is article number 25? Which article of Indian Constitution empowered the girl students to file writ petition directly to High Court? What is the difference between the writ jurisdiction of High Court and Supreme Court? Elaborate on this point. I believe this is very crucial.
intellectually very appealing question. Religious pluralism as the essential foundation of India's quest for unity and order. Comment on this. Do you agree with this statement? Would you like to counter this point? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है. डू यू अग्री विद द हाई कोर्ट जजमेंट? से यस और नो एंड गिव रीजन व्हाई यू डू नॉट अग्री और व्हाई डू यू अग्री. ठीक है, एंड लिस्ट डाउन द टफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉम द पैराग्राफ. ओके, ग्रेट. ठीक है, आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. दोस्तों, ये जो मॉड्यूल हम आपके लिए लेकर आते हैं, रीड इट राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको एक अच्छी तरीके से आर्टिकल को समझाएं. ठीक है, हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि इनको पढ़ना कैसे है. ठीक है, कौन से शब्दों पे ध्यान देना है, कैसे फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को आप मेरे साथ अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन मुद्दा क्या है. इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? ग्रेट. दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के मॉड्यूल पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.